अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि और लोग ज्वाइन कर लें, थोड़ा नया है तो चैलेंजिंग है सबके लिए। आप लोग अपने साइड से अनम्यूट कर सकते हैं ना? अभिषेक, आप अपने साइड से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? मेरे से हो जा रहा है भैया। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, मेरे तरफ से तो हो जा रहा है अनम्यूट। मतलब एक बार म्यूट अनम्यूट करके देखो, पहले एक बार म्यूट करो फिर अनम्यूट। म्यूट अनम्यूट हो रहा है मेरा। ओके, कूल। जी। तो एक बार और डाल दीजिएगा। हम्म, तो होली का टाइम है तो पॉसिबल है कि कम लोग जुड़े। बहुत लोग तो गांव में भी हो सकते हैं आज। भैया थोड़ा सा ये चीज जानकारी दे दीजिए, जो मैं जूम में ही हो रही मीटिंग हाँ हाँ, जूम ट्रेनिंग, तो जूम में ही है। बस वहां लिख के दे दीजिए एक्चुअली में। लिख देता हूँ। दोबारा से। मुझे पता नहीं, जब चंद मिनट नहीं होगा चलो चलते हैं। ठीक है। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं कि यदि कुछ और लोग ज्वाइन करें तो ज्वाइन हो जाए। स्टिल ये बड़ा नंबर ही है हकीकत में, यदि 17 लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी। हाँ तो मम्मी। हाँ, धीरेन्द्र कैसा धीरेन्द्र लाला, करती हो? धीरेन्द्र लाला म्यूट करके रखिए क्योंकि आप। तो जब तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि काफी देर से इंतजार के लिए 6 मिनट हो गए, तो इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते वेटिंग में। हम्म,
स्क्रीन शेयर करेंगे। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी भैया आ रही है, स्क्रीन आ रही है। तो एक बटन आप लोगों के पास होगा जहां पर आप लोग मुझे हाथ उठा के अपना रिएक्शन बता सकते हैं। तो मतलब मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग ये समझते हैं कि शेयर मार्केट में इंडिकेटर ऑक्सीलेटर को जानते हैं आज से पहले। यदि आपको वो नहीं मिल रहा है कि मुझे कैसे मैं हाथ उठाऊं, तो इस बेटर है कि आप चैट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो आप अपने चैट में भी लिख सकते हो कि आपको पता है ये एक्सीलेटर इंडिकेटर क्या होते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि यदि पता होगा तो इंटरेस्टिंग है आपको बताना। क्या है बीच में खचा गया? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों ने आंसर किया है। ओके, जो नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग छोटी छोटी चीज। एक सेकंड मेरे घर। सॉरी, घर से फोन आ गया था। छोटी बिटिया है घर में, तो उसी का फोन कर रहा है, छोटा वाला भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स का ज़्यादा महत्व कहाँ होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है जब एडिट करा, लेकिन क्लियर। भाई कोई कोई एडिट मत करिएगा, मैं मुझे ही करने दीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग मत करिएगा। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनका ये समझ लीजिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज होते हैं मोस्टली मोस्टली जब आप इंट्राडे या तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। बट कोई आपसे पूछेगा कि क्या इनका इस्तेमाल सिर्फ एंड सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है? नहीं। मैं हमेशा आपसे बोला हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि यदि कोई बंदा है शेयर मार्केट में या बंदी है शेयर मार्केट में, और उसको फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग तरीके से आती है, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है, तो वो बहुत नॉलेजेबल है। मतलब शेयर मार्केट में उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, और वो कभी लॉस नहीं खाएगा यदि लॉन्ग टर्म में अपना रहता है, 5-10 साल अपना करियर यहाँ बिताता है और समझता है। बट किसी बंदे को टेक्निकल भी समझ में आता है, टेक्निकल इंडिकेटर ऑक्सीलेटर समझ में भी आते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न समझ में आता है,
और उसको फंडामेंटल भी आता है, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन है। मतलब वो कहीं भी कितना भी चाहे तो पैसा बना सकता है। बट दोनों में एक्सपर्टाइज हासिल करना बहुत चैलेंजिंग है। बहुत कम लोग होंगे कि जिसका दोनों में बढ़िया एक्सपर्टाइज है। और जो सिर्फ टेक्निकल आता है, फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, तो वो अक्सर बहुत बुरी स्थिति में पहुंचता है, क्योंकि बहुत बार चार्ट फॉर्मेशन होता है और उसके फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते। यदि आपने वहां पैसा लगा दिया, यदि वहां स्टक हो गए तो निकलना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। और आपको पता है कभी कभी कुछ चार्ट फॉर्मेशन होता है, वो सालों, कभी कभी 6 6 10 10 साल ले जाते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेशन बनने के लिए। जैसे बॉल फॉर्मेशन है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो चलिए, फॉर्मेशन की तो बात यहाँ कर नहीं रहे, यहाँ बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की। आप जैसे कहा, जैसे बताया गया कि आपको जो चार्ट पे कई तरह की रेखाएं दिखें, इनको हम टेक्निकल इंडिकेटर्स कहते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर एक ट्रेडर स्टॉक की कीमत में हो रहे फेरबदल का विश्लेषण करें। तो आपको पता ही है कि जैसे टेक्निकल इंडिकेटर इंडिकेटर होते हैं जहां पर उसके स्टॉक की कीमत और वैल्यूम को दर्शाते हैं। या आपको कीमत जो उसकी प्राइसिंग होगी वो उनकी कैंडल्स के आधार पे आपको दिखेगी। बट नीचे जो यदि वैल्यूम देखें तो नीचे वैल्यूम भी दिखेगा, क्योंकि लॉस प्रॉफिट के सेलिंग का है कि बाइंग का है। और इसको, ये ट्रेडिंग के लिए मोस्टली यूज होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया। और इसको मोस्टली जो दुनिया में सफल ट्रेडर्स थे उन्होंने टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाया मार्केट में यूटिलाइज के लिए। जिनका टेक्निकल एनालिसिस के लिए, कैंडल के लिए, वैल्यूम के लिए, एसआर के लिए यूज होता है बेसिकली। इन इन जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे कि जो भी ऑप्शनल ट्रेडर होता है, तो इंटरडे ट्रेडर होता है, वो उसका पूरा सेटअप होता है। और उसमें वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आधार पे, टेक्निकल इंडिकेटर्स के आधार पे उसकी एंट्री एग्जिट होती है। और वो मोमेंटली चेंज होते हैं। जैसे मैं पिछले फ्राइडे में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, तो मेरी जो बाइंग एंड सेलिंग कैपेसिटी थी, वो मैक्स मेरी रेंज में डिसाइड किया था कि एंट्री एग्जिट में 5 7 सेकंड में अंतर होगा। मतलब 5 7 सेकंड में मुझे एंट्री करना, उसी में एग्जिट करना, क्योंकि मुझे लॉस नहीं बुक करना था, एक सिंगल लॉस नहीं लेना था। मतलब मुझे अपवर्ड मूवमेंट मिलता तो उसमें 5 10% मुझे प्रॉफिट मिलता, मैं हार जाता। टेक्निकल इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक लीडिंग, एक लैगिंग। तो हमेशा समझ लीजिए कि दो प्रकार के इंडिकेटर के तौर पर ही शेयर मार्केट डिफाइन होते हैं, एक लीडिंग और लैगिंग। और लीडिंग इंडिकेटर कीमत को आगे चलाता है। इसका अर्थ है आमतौर पर जब, प्लीज म्यूट अनम्यूट मत करिएगा जब तक ना ना बोला जाए क्वेश्चन पूछने के लिए। अब तो ये पहले से ही ट्रेड में रिवर्सल यानी बदलाव एक नए ट्रेड को बनाने का संकेत देता है। तो जब लीडिंग इंडिकेटर की बात करते हैं, अभी डिटेल में आगे जाएंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। तो वो आपको ये देते हैं कि ये एक निगेटिव से पॉजिटिव मोमेंटम की ओर किसी शेयर के बारे में इंगित करता है। और एक रिवर्सल देता है, मतलब एक ट्रेड रिवर्सल की ओर बदलाव दिखाता है, जहां पर आप नए ट्रेड की संभावना जनरेट होती है। और एक्चुअली क्लियरली मान लीजिए कि 100% यहाँ पर भी सही नहीं होता कि आप ये सोचो कि कोई इंडिकेटर है वो 100% आपको जो बता रहा है उसी के आधार पर आप दस दस इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर मार्केट उतना भी आसान नहीं है जितना आसान लोग बताते हैं। क्योंकि आपका शेयर के फंडामेंटल स्ट्रांग हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको रुझान दे रहा हो कि यहाँ रिवर्सल पॉसिबल हो, फंडामेंटल अच्छे हो, रिजल्ट अच्छे हो, फिर भी यदि एफआईएस भारी मात्रा पे सेलिंग करेगा तो ये अपोजिट चला जाएगा। ठीक है। अब अगली बार से मैं सबको परमिट कर दूंगा, इस बार मैं सबको परमिशन दे रहा हूँ तो मुझे बार बार परमिशन में टाइम लग रहा है। अब एक चीज बहुत अंडरस्टैंडिंग करने की बात है कि ज्यादातर जो इंडिकेटर्स मार्केट में हैं, उनको हम ऑक्सीलेटर भी कहा जाता है। तो ऑक्सीलेटर का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डिजिट के बीच में कोई ऑक्सीलेट होना। फॉर एग्जाम्पल कोई बाइनरी आप जानते हो 0 to 1 होता है। तो कोई भी चीज यदि 0 की 1 के बीच में ट्रेड करती है
जैसे हम यदि डेप्ट इक्विटी रेशियो रखें तो नहीं नहीं, वो भी ऑक्सीलेटर में नहीं आएगा। न, मतलब वो तो फंडामेंटल में है। बट यदि कोई भी चीज है पर्टिकुलर डिजिट के बीच में ऑक्सीलेट करता है कि 0 टू 0 है और 1 तक जाता है, तो 2 तक जाता है, तो 10 तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है, उसी के बीच में करता है। तो बहुत बार आप किसी शेयर की प्राइस देखेंगे कि वो बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन वो 100 से 200 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, मतलब वो किसी तरह से 200 तक जाता है, फिर उसमें सेलिंग वैल्यूम आता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर उसमें बाइंग वैल्यूम आता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन वो पिछले कई सालों से वो उसी में ऑक्सीलेट कर रहा है, उसी प्राइसिंग पे। तो ऐसे शेयर बहुत डेंजरस होते हैं। अब ऑक्सीलेटर क्या होते हैं, एक तय सीमा के भीतर ही वो इधर उधर घुमा करते हैं। आमतौर पे जो ऑक्सीलेटर दो मूल्यों के बीच रहता है, उदाहरण के लिए 0 टू 100 के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीलेटर की रीडिंग उदाहरण के लिए 55, 55, 70 आदि के आधार पर ट्रेडिंग की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। दूसरी ओर लैगिंग इंडिकेटर कीमत के पीछे चलता है। इसका अर्थ है कि आमतौर पर यह ट्रेड रिवर्सल का एक नया ट्रेड घटित होने का संकेत देता है। आप ये सोचिए कि ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव को तरफ आता है, जहां मोमेंटम अप होता है तो डाउनवर्ड मोमेंटम को दर्शाता है। और ये भी इसके लिए सबसे बेहतरीन जो इंडिकेटर लैगिंग की जहां बात कर रहे हैं कि इसमें मूविंग एवरेज आप देख सकते हो कि सबसे लोकप्रिय लैगिंग इंडिकेटर में से है मूविंग एवरेज। मतलब यदि कि आप 200 मूविंग एवरेज क्या है, 200 दिनों में कैसे वर्क रहा, 50 डेज में क्या है, 25 डेज में क्या है, तो आपको अलग अलग तरीके से आप स्क्रीनर पे भी देख सकते हो, ट्रेड व्यूवर पे भी देख सकते हो। अब अब एक चीज और समझ में आना चाहिए कि मोमेंटम यानी गति वेग का मतलब समझ लें। मोमेंटम क्या होता है, चाहे पॉजिटिव मोमेंटम हो चाहे निगेटिव मोमेंटम हो। मोमेंटम वो दर है जिस पर कीमत बदलती है। उदाहरण के लिए यदि स्टॉक की कीमत आज 100 रुपए है और अगले दिन ये 105 रुपए हो जाती है, तो एक दिन में 115 तक हम कह सकते हैं कि मोमेंटम अधिक है, क्योंकि स्टॉक की कीमत केवल 3 दिनों में 15% बदल गई है। हालांकि अगर ये कीमत 15% बदलाव 3 महीने में हो तो हम कह सकते हैं मोमेंटम कम है। तो जितनी तेजी से कीमत बदलती है मोमेंटम उतना अधिक होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कोई किसी शेयर में बड़ा सा वर्क ऑर्डर मिल गया, किसी का समझ लीजिए किसी के बहुत पॉजिटिव न्यूज, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, तो बहुत बार आप देखते हैं कि शेयर 15 से 20% क्विक मूवमेंट करता है, कभी कभी 30-40%। कोई SM2 से बाहर आता है तो उसमें भी 50-60% के मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें कह सकते हैं कि मूवमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। बट कोई शेयर एक साल में यदि 15-20% मूवमेंट करता है तो फिर मोमेंटम बहुत कम है। अब मैं चाहूंगा यदि किसी को इस पर्टिकुलर चीज में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए मान लेते हैं नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऊपर कर देता हूँ। अब टेक्निकल इंडिकेटर्स देखिए, ढेर सारी चीजें मैं यहाँ पर डाला हूँ, और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है यदि आप इसको याद रखते हैं और इसको अपने लाइफ में यूज करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स मूल अवलोकन जैसे तकनीकों परिणामों को आधारित पर होते हैं, शेयरों की दिशा और गति का पहचान मदद करते हैं। उदाहरण के लिए मूविंग एवरेज, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स। तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। फंडामेंटल इंडिकेटर्स कौन होते हैं, जैसे हम आपको पहले बताए हैं कि पी रेशियो, EPS, बुक वैल्यू, डिविडेंड, ये फंडामेंटल इंडिकेटर्स होते हैं। सेंटिमेंट इंडिकेटर कौन से होते हैं कि निवेशक की भावनाओं की दिशा में मापते हैं, इन उन्हें खरीद बेची के निर्णय को समझ में करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई किसी शेयर के में अचानक कोई वैल्यूम बढ़ जाता है, तो भाई आप लोग एडिट मत करो यार, फिर मुझे आपके एडिट को हटाने में ही टाइम चला जाएगा मेरा। जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो आप क्यों कर रहे हो? मुझे पता है आपको मजा आ रहा होगा, पता नहीं कैसे हटेगा, मुझे भी नहीं पता है।
अब उदाहरण सहित वैल्यूम खुले में 60 पोजीशन गाड़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभिषेक का न्यूज डालते हैं, उसमें सेंटिमेंट्स बताता है कि शॉर्ट पोजीशन पे कितना पैसा लगा है, लॉन्ग पे कितना पैसा लगा, पुट पे कितना लगा, फ्यूचर पे कितना। तो ये सेंटिमेंट्स दिखाता है कि मार्केट किस तरह से ट्रेंड कर रहा है। तो यदि आप एफएनओ करते हो, इंटरडे करते हो, तो इस सब चीज का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि जो बुल्स हैं या तो एफआईएस है किस पोजीशन पे ज्यादा पैसा लगा के रखे हैं, क्योंकि उनको मार्केट का सेंटिमेंट्स पता है। माइक्रो इंडिकेटर्स ये इंडिकेटर्स आर्थिक मानों पर, अधिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं, शेयर बाजार के मार्केट ट्रेंड को समझ सकते हैं। उदाहरण सहित बिजनेस सेंटिमेंट इंडेक्स, जीडीपी ग्रोथ, बिजनेस आउटलुक। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में कुछ दिन पहले जीडीपी का आउटलुक आया, तो जीडीपी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है वो बहुत सही, 4.5% 4.61 थी, उससे 3.65 आए, तो महंगाई दर बहुत सही हो गई है। जहाँ पर खुदरा जो सामान होता है वो सस्ता हो गया है मार्केट में, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और एम्प्लॉयमेंट रेट का, या वो एम्प्लॉयमेंट रेट बेटर इंडिया में हुआ है। अब यदि सेम चीज यूएसए मार्केट देखें, तो उनकी जीडीपी उतनी उस हिसाब से बढ़ी नहीं, चाइना के उतने हिसाब से जीडीपी जितना मानक उन्होंने बनाया था उस हिसाब से गई नहीं। लेकिन यदि यूएसए में देखें तो उनकी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ, सीपीआई डाटा बहुत अच्छा कहता है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर वॉल्यूम के परिणाम तबादलों की समझ में मदद करते हैं। और ये उदाहरण के लिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, तो वॉल्यूम इंडिकेटर के ये भी बताता है कि कितना वॉल्यूम। हमेशा याद रखिए कि किसी भी शेयर में यदि अच्छा वॉल्यूम आता है, बाइंग वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम कंटिन्यूअस रहता है, उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। सेम चीज यदि कोई ऐसी न्यूज है, सेंटीमेंट है जो इसको निगेटिव की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें डाउनवर्ड वॉल्यूम मतलब सेलिंग वॉल्यूम आएगा, कंटिन्यूअस जारी जारी रहेगा। तो जब ये ट्रेंड आता है तो एक ट्रेंड सेट होता है किसी शेयर में। शैक्षिक इंडिकेटर, एजुकेशनल इंडिकेटर, इंडिकेटर निवेशकों को शैक्षिकता को मापने में मदद करते हैं, उन्हें निवेश की जानकारी और कौशल में सुधार करने में सहायक करते हैं। उदाहरण के लिए नॉलेज इंडेक्स, ट्रेडिंग कोर्स। तो यदि बहुत लोग कह रहे हैं मीटिंग रूम में एंटर करना चाहते हैं, और यस, जस्ट सेकंड। तो अभी एजुकेशनल इंडिकेटर्स में थे जो आपको नॉलेज इंडेक्स बताता है, तो उसमें आप नॉलेज इंडेक्स पर्टिकुलर खुद के लिए होती है, तो आप अपने इंडेक्सिंग कर सकते हो कि मेरा किस तरह से नॉलेज बन रहा है, मैं कौन कौन से कोर्स किया हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमारे पे प्रीमियम ग्रुप में हो तो और ग्रुप का भी पार्ट बनिए, नॉलेज बनाइए। वो ऐसे लोगों के बकवास पे मत पड़िए कि ज्यादा ग्रुप जुड़ने से कॉपी पेस्ट होता है, ऐसा नहीं। जितने लोगों से आप शेयर मार्केट पे जुड़े होते हो वहां से सीखने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि 5,000 से 6,000 के बीच में कंपनियां लिस्टेड हैं आपके शेयर मार्केट में, तो हर शेयर में आपकी पकड़ बन जाए इम्पॉसिबल है। बहुत बार आपको फ्लो चाहिए कि कौन सा शेयर अच्छा कर रहा है, फिर एनालिसिस आप अपने दम पे करते हैं। तो आपको अपना नॉलेज इंडेक्स बढ़ाइए, ट्रेडिंग कोर्स करिए, ट्रेडिंग कोर्स, इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल, किसी के वेबिनार ज्वाइन करिए, किसी के साथ किसी दूसरे ग्रुप में पेड करिए। मतलब यदि यदि आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसमें मोटा मोटा यदि देखा जाए तो 50,000 रुपए आपको अपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए साल में, क्योंकि तभी आप बेटर आरओआई निकाल सकते हैं 10 लाख में। अब यदि आपको 10 लाख का है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कोई गाड़ी आप खरीदते हो 10 लाख 20 लाख की, तो शोरूम से गाड़ी बाहर निकलने के पहले वो आपको इंश्योरेंस देता है ना, तो आपको गारंटी तो चाहिए ना कि गाड़ी ठुक जाए। तो सेम चीज जैसे हमारे जैसे लोग कोई भी हो, चाहे हम हो तो कोई हो, यदि उनसे आप जुड़े होते हो तो काइंड आपको इंश्योरेंस है कि यदि कहीं पैनिक सिचुएशन आती है, कोई टीडियस सिचुएशन, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और सेव हो सकते हो, नुकसान नहीं होगा, आपको लॉस नहीं होगा। फिर आते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर बाजार के संभावित दिशा या मार्केट ट्रेंड की पूर्व अनुमान में मदद करते हैं, आगामी बदलाव की मदद करते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स, ये इंडिकेशन पूर्वानुमान के बजाय
पूर्वावलोकन कराते हैं और पहले हो चुके परिणाम को समझ में मदद करते हैं। तो आपको सब में अंतर समझ में आना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर किस चीज में इस्तेमाल होता है। और सिग्नल इंडिकेटर खरीद और बेच के समय को पहचानने में मदद करते हैं। निवेशकों को विशेष योग्यता के आधार पर निर्णय में सहायक हो सकते हैं। तो ये सिग्नल इंडिकेटर से मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कितने दिन से मार्केट में हो, कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए हो, ये उनको कैसे किसी चीज को कैसे अनुभव प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप पहली बार आप देख लीजिए, जब एफआईएस ने बेचना शुरू किया तो लगातार बेचते, तो बहुत लोगों को, इवन बड़े बड़े इन्वेस्टर लगा कि इतने दिन तक तो नहीं बेच सकते हैं, बट वो कंटिन्यूस रखें। तो आप अब आगे भी कभी ऐसे कोई चीज होगी तो आपको दिमाग में काम करेगा कि यार ये चीजें होंगी तो ऐसा सिचुएशन बनेगा मार्केट में। आप टेक्निकल इंडिकेटर की लिस्ट में चले जाते हैं कौन कौन से हैं। अब आज के क्लास में ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले क्लास में अदर चीज कवर, क्योंकि यदि एक बार में ही पूरा करेंगे तो बहुत बोझिल हो जाएगा, आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग, मेरे लिए भी चैलेंजिंग है पूरा एक्सप्लेन करना, और फिर आप भूल भी जाओगे। तो मैं चाहता हूँ जितना हम एफर्ट करें अपने साइड से, आपके दिमाग में वो चीजें हैं। मूविंग एवरेज ये मूल्यों को स्थिरीकरण की पहचान में मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, जो हम काफी यूज करते हैं अपने ग्रुप में भी, कि आरएसआई मूल्य की वृद्धि गिरावट की तेजी को मापता है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को समझने में मदद करता है। मतलब यदि वीआईएक्स की बात करें कि इंडिया की वीआईएक्स कितनी है, यूएस की वीआईएक्स कितनी है, बॉन्ड यील्ड है, तो यदि ये चीज आरएसआई से ही वहां पर नापते हो। तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डिवर्जेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएससीडी मूविंग एवरेज के बीच की संघटना और विच्छेदना की पहचान में मदद करता है, मार्केट के मुख्य प्रवृत्ति को समझ में मदद करता है। बॉलिंजर बैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बॉलिंजर बैंड्स मूविंग एवरेज के आधार पर मूल्यों की स्थिति की पहचान में मदद करता है और वॉल्यूम के पहचानने में भी सहायक हो सकते हैं। स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर मूल्य की अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के आधार पर मार्केट की अधिसूचनात्मक और अधिसूचनात्मक होने की समझ में मदद करता है, कि ये अप और डाउन मूवमेंट दोनों को भी आपको बताएगा। और इच मोको क्लाउड मूल्यों की, ये ऑनेस्टली यदि कोई पूछे तो मुझे भी ढंग से नहीं समझ, काफी पढ़ने की कोशिश की, ढंग से समझ में नहीं आया, तो यदि आप कहोगे तो डिटेल में फिर से पढ़ के समझेंगे। इच मोको क्लाउड मूल्यों की प्रवृत्ति स्थिति की पहचान में मदद करता है और समर्पित आरेख स्तरों की पहचान में भी सहायक हो सकता है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग और इंटरडे और स्विंग में काम करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर्स इसमें अनबैलेंस वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, प्रोफाइल वॉल्यूम, वार्मिंग इत्यादि शामिल होते हैं, जो वॉल्यूम के परिणाम तबादलों की समझ में मदद करते हैं। अनबैलेंस वॉल्यूम ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओ बी वी आप लोग बहुत बार देखे भी होंगे, मूल्यों के वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम के परिणाम की पहचान में मदद करता है, मार्केट के उच्चतम न्यूनतम स्तर की पहचान में भी सहायक होता है। अब एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो हम आपको सबको याद रखना चाहिए, और ये टेक्निकल वाले बंदे हैं उनके लिए भी काम करता है और जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनके लिए भी काम करता है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको आरएसआई भी हम कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, या इसको आरएसआई इंडिकेटर, लोकप्रिय इंडिकेटर, जिसे हम जिसे जेएस वाइल्डर ने विकसित किया था। और आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर जो एक ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने में मदद करता है, चाहे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, मतलब न्यूनतम से उच्चतम की ओर जाना हो, चाहे बॉटम से अप की ओर जाना है, चाहे अप से बॉटम की ओर जाना है, दोनों में आपकी हेल्प करता है। ऐसा इंडिकेटर 0 से 100 के बीच में ही रहता है, तो इससे इसको इसको इंडिकेटर कह सकते हो, इसको ऑक्सीलेटर भी कह सकते हो, क्योंकि ये 0 से 100 के बीच में ऑक्सीलेट करता है। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, मतलब 0 मतलब इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 से 99 के बीच में ना तो 100 कभी हो सकती है, क्योंकि 100 का मतलब है कि फुल सेलिंग हो चुकी है, फुल बाइंग हो चुकी है, सेलिंग अब होना तय है। ये इंडिकेटर नवनीतम रीडिंग के आधार पर बाजार की दिशा का अनुमान लगाया जाता है। बेसिकली बाजार के साथ साथ इसका यूज आप
आप किसी शेयर के मोमेंटम में भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है क्योंकि ये दो शेयरों की तुलना नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, इसमें दो शेयरों की तुलना इसीलिए पर्टिकुलर एक ही शेयर की बात होती है, कंपैरिजन नहीं है, बल्कि इसके बजाय स्टॉक के आंतरिक ताकत को दिखाता है। आरएसआई सबसे लोकप्रिय लीडिंग इंडिकेटर है जो साइड वाइज मार्चर में भी बिना ट्रेड वाले बाजार में रेंज की अवधि के दौरान सबसे मजबूत संकेत देता है। तो कहते हैं कि जब साइड वाइज मार्केट है, जब ना थोड़ा आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, उसमें भी यदि आरएसआई का इस्तेमाल करते हो तो आप अच्छा स्विंग में पैसा कमा सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर जो कम कीमत अधिक कीमत पर बेचने की अवधारणा पर पालन करता है कि कहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करनी चाहिए, कब आपको कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको बताता है। ये ट्रेडिंग का सबसे आसान उपयोगी इंडिकेटर जो बताता है कि कभी सिक्योरिटी अधिक खरीदी गई है और कब अधिक बेची गई है या फिर कब इसका उल्टा हुआ है। आरएसआई अलग अलग समय के अनुसार यह तय किया जाता है कि वॉल्यूम जीरो से बीच में वैल्यू हो सकती है, जिसमें जीरो से अधिक बेचने और 100 से अधिक खरीदने का संकेत देता है। इसके बीच का मूल्य का अपेक्षित ट्रेड को दर्शाता है। अब समझते हैं इस ग्राफ से, ग्राफ को आप समझोगे तो जब किसी शेयर की आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लेस देन 30 है तो वो ओवरसोल्ड कहलाता है। ओवरसोल्ड मतलब बहुत ज्यादा बेच दिया गया है। और जब कोई 30 के नीचे आ जाता है और शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, अच्छे सेक्टर में है, तो आपको तुरंत उसके बाद अप ट्रेंड का एक संकेत देगा जब 30 के नीचे आ जाता है। अब उसी उसी प्रकार जब कोई शेयर आरएसआई इंडेक्स 50 के ऊपर चली गई हो, 50 तो नहीं कह सकते हो, 70 के ऊपर चली गई हो, तो मतलब ये लॉजिकली जिसने बनाया था वो 50 बनाया था क्योंकि वो यूएस मार्केट को कर रहे थे, लेकिन हम इंडियन मार्केट में यदि 70 के ऊपर आरएसआई चली गई हो तो इसका मतलब है फिर उसमें बहुत ज्यादा आपको सेलिंग आने की संभावना है। तो वो डाउनवर्ड ट्रेड ट्रेड को कंफर्म करेगा। अब ये पहला वाला एग्जांपल देखिए कि जहां पर आरएसआई ग्रेटर देन 50 है, अब ट्रेंड कंफर्म कर रहा है। और अब देखिए, अब क्योंकि 50 है, अब 30 से 50 के बीच में जब आरएसआई होता है इट्स गुड पॉइंट जहां पर आप एंट्री कर सकते हो। और उसके बाद देखिए कि कई ग्रीन कैंडल बनी है तो एक अपवर्ड ट्रेंड हुआ है। अब चलिए देखिए, ये यहाँ पर आप समझेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओवरसोल्ड वैल्यू ऐसे कहा जाता है कि अगर आरएसआई 30 के 0 से 30 के बीच में है तो ये ओवरसोल्ड जोन है, मतलब बिकवाली ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर खरीदारी के अवसर ढूंढना चाहिए। तो बताया कौन से शेयर हो सकते हैं जो ओवरसोल्ड में होने पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको अच्छा स्विंग या तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा उन शेयर में। ओवरबॉट जोन कौन सा है? जब प्राइस मूव करते हुए 70 के ऊपर चला जाए तो वहाँ ओवरबॉट जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा खरीदारी हो गई है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है, इसलिए हम लोग ओवरबॉट जोन कहते हैं। बहुत बार मैं आपको दिखाया भी हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में कि चाहे आईआरएफसी हो चाहे आरबीएनएल हो, ये 94 96 तक आईएसआई पहुंच गए थे। तो मैंने बोला भी था कि जिस रेंज पे, मेरे फेसबुक पे पोस्ट भी हो डिटेल में, आप सर्च करेंगे आईआरएफसी मेरे फेसबुक में तो आपको मिलेगा भी। उसमें 96 उसकी आरएसआई थी। मैं बोला था कि जिस रेंज पे ये जा रहा है 96 रेंज की आरएसआई है, ये कम से कम अपने ऑल टाइम हाई से 40% करेक्ट होगा। और विश्वास नहीं करेगा, वो अगले 2 महीने 40% करेक्ट भी हो गया। वो 2024 की बात थी, 2024 अप्रैल अप्रैल की बात थी। तो बहुत बार हम लोग एज ए इन्वेस्टर मार्केट के मोमेंटम को देख के ये सब जो फैक्ट है इनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में क्या है कि हम फिर नप भी जाते हैं, मतलब यदि ये सब बेसिक जानकारी आपको होगी ना तो आप कभी भी ऐसे शेयर में एंट्री नहीं करेंगे जो ओवर बॉट हो चुका है। ओवर बॉट हो चुका है मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, यहाँ से सिर्फ एंड सिर्फ सेलिंग पॉसिबल है, बाइंग इम्पॉसिबल है। प्लीज इस पर्टिकुलर में आप क्वेश्चन करिए मुझसे। कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ सर, नमस्ते। मनोज बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ बोलिए। सर,
इसमें हमको ये एक चीज ये समझना है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमको बताइए कि जैसे कोई शेयर अगर 100 रुपीज का है, हम्म। तो इसमें दिखा रहा है कि 70% या 70 रुपए के ऊपर ओवर जा रहा है, तो वहां पे बाइंग नहीं करना क्योंकि वो सेलिंग ज्यादा होगी। और फिर 30% के नीचे आ नहीं रहा है नहीं, तो वहां पे बाइंग एक्चुअली का। 70 इंडिया के मार्केट से मतलब, क्योंकि यदि ये एक्चुअली ये जिसने भी ये लॉ बनाया था, इंडिकेटर बनाया था, उसका ये है वर्जन। बट इंडियन मार्केट को यदि देखेंगे तो हर मार्केट का अपना अलग होता है, तो इसीलिए मार्केट थोड़ा टीडियस समझना है। यदि इंडियन मार्केट में देखेंगे तो इवन मैं कहता हूँ 80-85 भी होता है तो इट्स ओके टू बाई। बट जैसे ये जी जी 93, 94, 95 जाता है, वहां पर ये मुश्किल हो जाता है। लेट्स मी फाइंड, मैं देखता हूँ, यदि मैं स्क्रीनर पे चला के कुछ निकाल लेता हूँ कुछ लोग को ये अपना जी एक, सर, थोड़ा एग्जाम्पल कुछ ऐसे रहे तो। मैं एक सेकंड में थोड़ा चलाता हूँ स्क्रीनर, कि मुझे स्क्रीनर से कुछ मिल जाए। चलिए, मुझे मिल गया है। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी सर जी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर, आ रही है। देखिए, हमने क्वेरी चलाई कि RSI ग्रेटर देन 90, मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 500। तो हमको इतने से थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। यदि आपकी तरफ से पीछे से है तो आप ऐसे शांत जगह पर जहां मुझे आवाज ना है, सिर्फ आप किया है। यदि नहीं तो फिर दिक्कत होगी, फिर मैं बताऊंगा तो दूसरे को नहीं समझ में आएगा। तो आप बोलते समय अनम्यूट कर सकते हैं। RP सेबी कंडक्टर एक कंपनी है, और दूसरा है ब्लू पर्ल एग्री, बायो ग्रीन पेपर्स अकुम। तो ये हमें चार कंपनियां मिली हैं, और उसकी RSI देख लीजिए कितनी खतरनाक है। एक की 100 है, एक 99.47 है, एक 9। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये क्या सिचुएशन है इन कंपनी के। चलिए इनका क्लिक ही कर लेते हैं। क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन में? अभी मेरा ये ब्लू पर्ल वाला दिख रहा है स्क्रीनर? जी सर, दिख जी रहा जी है। भैया दिख रहा है। ओके। तो ब्लू पर्ल देखिए, ये पंप डंप शेयर है, मतलब हकीकत में वाहियाती कह सकते हैं। बट 2% का अपर सर्किट लगा है, और ROC फंडामेंटली ऑलमोस्ट जीरो है। और यदि हम इसके RSI में 99.5 है, और ये लगातार देख लीजिए, जब मार्केट की हालत खराब है तो इसका तो एक ही लक्ष्य है लगातार ऊपर जाते जाना। अब आप बोलोगे कि इसमें मेरी एंट्री जो हो जाए तो अच्छी है, तो मुझे वो नहीं पता आपको कैसे एंट्री करना है। बट बट ये ऐसे शेयर जो होते हैं लिटरली, वो उसमें आप देखोगे कि जिसमें लगातार बाइंग हुई है, लगातार अपर सर्किट लगे हैं, तो उसकी RSI इंडिकेटर यहाँ पर दिया है। देखिए, RSI इंडिकेटर 99.5 है। तो ये ओवर ओवर बॉट सिचुएशन पे पहुंच गया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका नीचे आना। अब देखिए, पहले ही बताया कि 100% कुछ भी करेक्ट नहीं होता है। अब यदि ये पंप डंप शेयर है, इसमें ऑपरेटर लगे हैं, तो स्टिल ये आगे चलता जाएगा। जबकि इसकी पी रेशियो देख लीजिए 1156 है, और यदि इंडस्ट्री की देखिए तो 28 है। अब जिसकी पी रेशियो 1156 है, वो कितना महंगा हो चुका, कितना ओवर वैल्यूड, उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब दूसरा और देख लेते हैं, ये 100% वाला।
तो अब देखिए ये भी ये एक्सपोनेंशियल क्या हाल, तो एक्सपोनेंशियल ऊपर गया है ये शेयर। और मतलब यदि कोई एंट्री करने को करते एंट्री भी नहीं मिल पाएगी आज के डेट पे। और इंडस्ट्री P19 से चली गई है और छोटी कंपनी है। और सेमीकंडक्टर के नाम पे फंडामेंटल ऑलमोस्ट क्या ही है, मतलब अभी इनका रिजल्ट चलो देख लेते हैं। देख लीजिए, मतलब इधर ही इन्होंने परफॉर्म थोड़ा शुरू किया। वो नीड टू अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि किस हिसाब से उनका परफॉर्म हुआ है, कैसे उनका स्ट्रक्चर्ड है। और देखिए इधर यहाँ पर इन्होंने बेच भी दिया, इसके प्रमोटर ने पूरा बेच दिया और पब्लिक के पास ही आ गया। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जरूरी है टू अंडरस्टैंड करना कि कौन प्रमोटर क्या किए। बट आज के डेट पे देखिए इसकी जो RSI है वो 100 है एग्जैक्टली। तो अब ये ओवरबॉट सिचुएशन है पे, इसके बाद सिर्फ करेक्शन ही आने की संभावना है। कोई क्वेश्चन है पूछिए। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है भाई। सर, मैं पूछ रहा था कि ये जो सर जो RSI बताया, तो सर RSI मतलब कि ये तो मतलब शेयर में RSI दिखाता है, कोई शेयर मतलब कि उसमें 20 से मतलब। आपकी आवाज ही नहीं आई, मेरा तो नेटवर्क बहुत वीक है। हेलो। हाँ हाँ। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। पहले तो क्वेश्चन पूछे, क्या नहीं समझ में आया। ये सर आरएसआई वाला ये समझ नहीं आ रहा सर, इसमें जैसे 99 है, किसी में 95 है, हम्म, कितने से अप होना चाहिए, कितने से डाउन होना चाहिए। हाँ चलिए समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए मतलब और ये चीज पे ध्यान रखिए कि यदि कोई शेयर है उसकी 70 के ऊपर RSI दिखाता है, मतलब RSI ग्रेटर देन 70, मतलब 70 के ऊपर है, तो वो अपने ओवरबॉट सिचुएशन पे जा रहा है। मतलब वो कह सकते हो कि वो शेयर बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, उसकी बिकवाली, उसकी खरीदारी बहुत, बिकवाली नहीं, उसकी खरीदारी बहुत हो चुकी है मार्केट में पहले से ही। मतलब उसमें बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। और यदि कोई शेयर जिसका RSI लेस देन 30 है, 0 से 30 के बीच में है, तो उसमें कह सकते हो कि ये शेयर ओवरसोल्ड जोन पे, मतलब ये बेच, इसकी बिकवाली बहुत ज्यादा हो गई है और इसमें सेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। और यदि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पर यदि आप एंट्री करोगे तो एक आप अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बहुत बार ये सिचुएशन कहाँ ड्रास्टिकली चेंज होती है, मान लीजिए किसी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हो गई है, तो कोई बुरी न्यूज आ गई। फॉर एग्जांपल अभी जो इंस इंस इंडस इंड बैंक के साथ हुआ था, जो उनके एम्बिग्यूटी आई थी उनके फाइनेंशियल में, तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप उनका विप आउट हो गया, 25% किसी शेयर में तो यदि वहां पर देखोगे तो चलिए वो देख भी लेते हैं। आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो देखते हैं सिचुएशन क्या है वहां पर। अब देखिए इस शेयर की जो RSI है, क्योंकि इतना ज्यादा गिर गया है, मतलब 1 लाख करोड़ की कंपनी ऑलमोस्ट विप्ड आउट होकर 50,000 करोड़ में पहुंच गई है। और स्टॉक पी जहां स्टॉक पी की बात भी कर लेते हैं, पी रेशियो भी देख लेते हैं मोटा मोटा यहाँ पर। अब देखिए इसकी पी रेशियो 11 तक चल रही थी, और इधर थोड़ा सा गिर के, और जब उस दिन मार्केट गिरा तो ये 7 के नीचे आ गई, इतना ज्यादा कमजोर हो गई। और फंडामेंटल भी उतना बुरा शेयर नहीं है, मतलब फाइनेंशियली उतनी बुरी नहीं है इसके। और और आज के डेट पे देख लीजिए कि इसकी RSI 18 आ गई। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका ओवरसोल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बिकवाली उस पर्टिकुलर शेयर में हो जाती है। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है
कि अच्छा आपको मोमेंटम मिल जाएगा जिसके फंडामेंटल सही है। मतलब ऐसी कोई घटना हुई है जो आपको अदानी के शेयर में भी हुई थी, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी कि विदाउट सिर्फ एक फेक रिपोर्ट के दम पे शेयर दो दो बार 20-20% का लोअर सर्किट लग गया। तो यदि ऐसे सिचुएशन पे तो उसकी आरएसआई बहुत ओवर सोल्ड हो गया और उस सिचुएशन पे आप एंट्री करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। तो क्लियरली दिमाग में बना लीजिए, जब कोई अच्छा शेयर हो और उसकी आरएसआई 30 के नीचे आ जाए, फॉर एग्जांपल मुझे तो पर्टिकुलर ये शेयर अच्छा लगता है, बट इसकी आरएसआई देखिए 18 आ गई, तो इसका मतलब एक एंट्री जोन में बढ़िया पॉसिबल है। प्लीज इसको अभी मत लीजिएगा क्योंकि इसके साथ फाइनेंशियल इम्प्यूटी हुई है, बहुत चीज वेरिफिकेशन चल रहा है, तो इसमें मत। यदि एंट्री करिएगा तो अपने ही रिस्क पे करिएगा, मैं नहीं एडवाइस करता हूँ। अब देखिए इसकी 0 से 30 के बीच में कहते हैं तो 18 है इसकी आरएसआई, तो ये एक बहुत अच्छे कंडीशन पे है जहां पर लोग एंट्री कर सकते हैं। मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है, अब इससे ज्यादा क्या ही सेल होगा इसमें। तो अब संभावना क्या है, बाइंग की पॉसिबिलिटी है। अब यदि कोई, अभी आपको मैंने शेयर बताया, मतलब जो पुराने में बताया था कि मैं लेट से अब देखिए कि इसमें एक और आ गया कर्णिका। इस समय आपको बहुत ओवर आरएसआई वाले शेयर नहीं मिलेंगे क्योंकि लगातार मार्केट गिर रहा है, मतलब अक्टूबर से। तो मोस्टली आप सभी शेयर का तो सेटल डाउन, फॉर एग्जांपल मेरी आईआरएफसी का भी ले लूं आज के डेट पे, तो आईआरएफसी कभी आप देखोगे कि उतनी बुरी सिचुएशन, देखिए इसकी भी 40 आ गई है। जब मैंने आईआरएफसी की इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस किया था तो उस समय इसकी 94 पॉइंट समथिंग थी। मैं बोला कि ये बहुत ओवर बाई हो चुका है, ओवर बॉट हो चुका है, तो यहाँ से करेक्शन आया, उसके बाद 40% नीचे गिरा था। अब यदि जो पिछली कंपनी की बात करते हैं तो कर्निका इंडस्ट्री, अब आप देखेंगे कि इस ईयर में इसके फंडामेंटल अच्छे हैं क्योंकि अच्छी कंपनी है। और यदि आज के सिचुएशन पे इसको देखेंगे, इसकी आरएसआई 87 पॉइंट, क्योंकि जहां पर मार्केट में भारी करेक्शन चल रहा है उस समय एक ऐसा शेयर है जिसकी आरएसआई 87.6 है। तो मतलब ये ओवर बॉट हो चुका है जहां पर करेक्शन आना स्वाभाविक है। अब ये देखिए कि कैसे यहाँ पर हुआ। तो सबसे बड़ा जंप 18 फरवरी के बाद जब इनका रिजल्ट आया तो क्या इसका जंप हुआ देख लीजिए, खतरनाक जंप हुआ इस शेयर में। क्योंकि रिजल्ट भी इनका 6 मंथ की हाफ वाले, क्योंकि वो एसएमई है तो एसएमई का 6 मंथ में रिजल्ट आता है, तो इसमें बहुत ज्यादा जंप हुआ। और अभी आज के सिचुएशन पे यदि कोई इसमें एंट्री करता है तो एक खतरनाक है कि आप यहाँ पर अच्छी खासी आपको सेलिंग पॉसिबल है, मतलब जहां पर इसका नीचे आना था। अब मुझे यदि इंडियन मार्केट कोई बोले तो खतरनाक जोन क्या है, 87, 80 to 90 स्टिल ओके है, बट जैसे 90 के ऊपर जाता है तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो कभी भी किसी शेयर को खरीदिए तो ये जरूर देख लीजिए कहीं इसका आरएसआई 90 के ऊपर तो नहीं है। क्लियर? यस सर, यस। किसी और को कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ, सर, क्लैप क्लाउड के बारे में थोड़ा बता देते, उसका भी आरएसआई ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। किसका? क्लैप क्लाउड, एक वो भी सेकंड। मतलब हमेशा सर ये ओवर बॉट जोन में रहता है। हाँ तो वो तो है ऑलरेडी यार, मतलब इसमें यदि स्क्रीनर ने सिलेक्ट किया है तो ऑफकोर्स। तो इसका भी 99.4 है, ओवर बॉट जोन पे ही है। तो बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है इसमें क्लब क्लाउड। तो आप इसमें एंट्री लिए हो क्या? हाँ सर, इसमें मैंने लिया था एक बार। ये टेलीग्राम पे मतलब ग्रुप आया था, तो हम बता कि इसमें एंट्री लेने के लिए तो बता रहे थे कि मतलब शेयर 90 रुपये तक जाएगा, तो मैंने लिया था। 48 रुपये पर लिया था, शेयर था, तो मैं सेल कर दिया था। लेकिन तो अच्छा तो है, अभी भी चल रहा शेयर है पे जब मार्केट, 50% सेल कर दिया था। जब मार्केट गिर रहा है इधर। मतलब इनका यदि फंडामेंटली भी देखिए तो कंपनी ठीक है। और मार्च का रिजल्ट अभी नहीं दी, मतलब शायद डर रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बहुत बुरा है, जितना कमाते उतना गंवा देते हैं, तो ये पंप डंप शेयर ही है बेसिकली। तो ऐसे शेयर से थोड़ा बच के रहिए, ऐसे शेयर में एंट्री करने से।
और लगातार यहाँ से जब शुरू हुआ है तो पंपिंग शुरू हुई, यदि हम लास्ट 10 ईयर का देखते हैं तो अभी तो ये पंप हो रहा है, भयंकर पंपिंग ही चल रही है। तो सही बात, जहाँ से आपको न्यूज मिली बहुत अच्छी। ज्यादा पंप हो रहा है सर इसलिए। हाँ, तो आपको जहाँ से न्यूज मिली तो अच्छी है, बट ये है कि जब ऑपरेटर निकलेंगे उसके पहले निकलना बहुत जरूरी है, पैसा हटाना। हाँ सर, उसलिए मैं निकल गया। वो लोग बोले थे कि ये से 85 से 90 तक जा सकता है। तुम बोला कि बहुत हो गया, अपनी कमाई हो गई, इससे ज्यादा कमाई नहीं करना है। 40 शेयर लिए थे मैंने, तो 1000 तक प्रॉफिट था तो मैं निकल गया। अरे सही है, आपके पास तो 50 शेयर हैं। हाँ, संगम। हाँ सर। तो आपको बढ़िया है। कोई नहीं, मतलब बढ़िया है, मतलब ओवरबॉट जोन में जैसे आपने बताया था तो हमने देखा, क्योंकि हमारी क्वेरी भी यही कह रही है कि ओवरबॉट जोन में है ये। तो यदि किसी को भी इस पर्टिकुलर चीज में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, मतलब जो बताया गया है, मतलब अभी तक। और सर क्या शेयर भी ऑक्सीलेट करता है क्या कोई, मतलब कि प्राइस रेंज में? मतलब शेयर का कि प्राइस शेयर रेंज का में मतलब कोई शेयर शेयर का भी कोई ऑक्सीलेट करता है क्या? ऑक्सीलेशन नहीं होता है, बट बहुत से शेयर आपको मिलेंगे जो समहाउ कुछ ना कुछ उसमें उनकी प्रवृत्ति होती है कि सीजनल से उनके रिजल्ट्स आते हैं। तो जैसे मार्च में अच्छा रिजल्ट मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है कि मार्च में बढ़िया रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट डाउन 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 होता रहेगा, फिर मार्च में अच्छा आएगा। तो जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो अच्छा करेगा, उसके बाद वो कम होते होते फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो वो काइंड ऑफ बहुत बार ये प्रवृत्ति इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में देख सकते हैं। और दूसरा जो ये सफेद हाथी जिसे मैं कहता हूँ, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, जिसको रिलायंस कह सकते हो, HDFC कह सकते हो, SBI बैंक कह सकते हो, तो जितने भी बड़ी 10 लाख करोड़ से टाटा टाटा मोटर कह सकते हो। तो इसमें भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यदि 10 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत बार आपको दिखेगा कि 10 साल में भी ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न है। जहां पर 10 साल पहले थे वही प्राइस पे आज भी है, जो अभी रिलायंस के साथ देखने के लिए मिला। इवन इंडस इंड बैंक के साथ भी यही हुआ कि जो 5 साल 10 साल पहले 2015 में जो ऑलमोस्ट रेट था वो इसी रेट पे फिर पहुंच गया। बैंक मतलब यदि कोई लगातार इन्वेस्टर था, प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो वो वहीं आके घूम के आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कैटेगराइज करना कि कहाँ पर ये सिचुएशन होगी जहां पर प्राइस ऑक्सीलेट करता है। एक प्राइस में आप एंट्री करते हो, फिर ऊपर जाता है, और उसके बाद उससे खराब परफॉर्मेंस के जो फिर वही उसी प्राइस पे आ जाता है। प्लीज कोई क्वेश्चन पूछो। इसके आगे मैं जो दूसरा है, जो ये मूविंग एवरेज है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत हैवी हो जाए। आप सब लोग अभी मोस्टली फोकस करिए रिलेटिव स्ट्रेंथ में, इंडेक्स में। और इसको समझना बहुत जरूरी है, मोस्ट यूज्ड होता है, चाहे आप फंडामेंटली किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे टेक्निकली। और एक पर्टिकुलर इसी इंडिकेटर के दम पे आप अच्छा स्विंग कर सकते हो, हकीकत में मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हो। मतलब ढेर सारा नॉलेज हो तो वेरी गुड है। तो मैं आज के मेरा मेरा था कि आज के मैं क्लास में सिर्फ ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ही कवर करूंगा, जिसमें आपके कोई भी क्वेश्चन होगा पूछा, और आपको बताऊंगा कौन से शेयर ओवरबॉट जोन पे हैं और उसमें क्या सिचुएशंस हैं, और कौन पे शेयर अंडरबॉट जोन पे हैं। अंडरबॉट जोन का मतलब क्या होता है, ओवरबॉट जोन का मतलब क्या होता है। कोई क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये जैसा अभी आपने स्क्रीन पर दिखाया IRFC का, वो RSI 40 है। हम्म उसी के नीचे की इंट्रेंसिक वैल्यू था 72 रुपए। हम्म तो जैसे मतलब RSI देख के यदि आप मतलब खरीदा जाए 40 का, मतलब 40 दिखा रहा है, हम्म। तो इंट्रेंसिक वैल्यू का क्या फिर उसमें रहेगा वो, उसको भी देखिए, देखना जरूरी है कि? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने पहले बताया कि इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो ये बताती है कि कोई भी शेयर अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। यदि किसी शेयर की CMP इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है या तो नीचे है, तो फिर उसको अंडर वैल्यूड शेयर कहेंगे। और बट यदि कोई भी शेयर की CMP इंट्रिंसिक वैल्यू काफी ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। अब आज के डेट पे तो IRF से मुझे लगता है करेक्ट स्टेटस पे है। मतलब मोटा मोटा यदि देखेंगे तो आज के डेट पे वो परफेक्ट प्राइस रेंज पे है। यदि कोई अभी एंट्री करेगा तो उसको
प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक इसकी 72 है, प्राइसिंग 118 है, तो ऑलमोस्ट सही है। मतलब इंटरेस्टिंग, मैं आप पहले भी बता दिया था कि इंट्रिंसिक और ग्राहम नंबर एग्जैक्ट किसी का फेयर वैल्यू नहीं बताती हैं, बट एक किसी कंपनी को समझने के लिए कि यदि आपको कुछ नहीं आता कैसे कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर इसको भी एक मापदंड बना के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि शेयर महंगा है कि सस्ता है मार्केट में। देखिए, आरएसआई का इंडिकेटर का मतलब दूसरा है। आरएसआई का मतलब ये होता है कि ये शेयर में यदि आरएसआई 0 से 30 के बीच में है, इसका मतलब इसमें बहुत ढेर सारी बिकवाली हो चुकी है, बेचा गया है बहुत ज्यादा, इसलिए नीचे आ गया है। जो अभी हमने आपको कौन बैंक में इंस्टेंट बैंक में दिखाया, इंडस इंड बैंक में दिखाया था, इंडस इंड बैंक में जी दिखाया जी। था, और जिसमें उसका 18 हो गई है, क्योंकि अभी उसमें जब उसमें फाइनेंशियल एम्बिग्यूटी हुई है तो एक भारी करेक्शन हो गया उस कंपनी में। मतलब इसमें अभी जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू का बहुत ज्यादा यहाँ पे इसमें रोल नहीं है। सॉरी। जैसे अभी मतलब आज जो IFC का इंट्रिंसिक वैल्यू जो 72 है, 118 इसमें करंट प्राइस है, तो उस हिसाब से फिर नहीं, ये यदि तो ओवर वैल्यू भी इंट्रिंसिक हुआ। यदि इंट्रिंसिक को ही पूरा आप बेस मानते हो, मान लेते हो फॉर एग्जांपल कि यही है सही वैल्यूएशन मतलब इस कंपनी की, तो यदि आज के डेट पे भी देखोगे तब भी आरएसआई महंगा है। बट जैसे मैंने अपने एडवांस फंडामेंटल क्लास में आपको बताया था कि कोई कंपनी है और उसका इंट्रिंसिक, ग्राहम नंबर, पेग रेशियो करेक्ट नहीं बताता है कि ये इसका कितना फेयर वैल्यू होगी। फेयर वैल्यू आपको खुद ही कैलकुलेट करनी होती है, मतलब उसकी मैनेजमेंट के गाइडेंस के आधार पे, प्लस उसकी उसके रिजल्ट के आधार पे, प्लस उसके ऑर्डर के आधार पे, तभी आपको एग्जैक्ट उसकी फेयर वैल्यू आती है। फिर वहां से डिसाइड कर सकते कि ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। लेकिन यदि आपको ये सब चीजें नहीं आती हैं तो इंट्रिंसिक, ग्राहम नंबर, पेग रेशियो से भी आप मोटा मोटा अंदाजा, इवन इंडस्ट्री पीई से भी, क्योंकि इंडस्ट्री पीई भी एवरेज बताती है कि उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसके आधार पर ये जो जरूर कंपेरिजन मोटा मोटा कर सकते हैं कि ये इसमें एंट्री करने लायक है कि नहीं। ठीक सर। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और हम पहली बार राइट टाइम पे मीटिंग एंड कर रहे हैं कि 9 बजे स्टार्ट किए हैं, हम 10 बजे के पहले एंड कर रहे हैं, और ये ऐसे ही करना चाहिए। पहले हम लोग मीटिंग करते 2.5-2.5 घंटे चली जाती थी, बहुत बोझिल हो जाती थी। तो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। एक सेक्शन दो दो बार में और लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा है इंडिकेटर एक्सीलेटर, हमने सब कुछ प्रेजेंटेशन पे रखा है, तो फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कवर कर लेंगे अलग अलग क्लास में 1-1 घंटे में। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय, और परिवार के साथ होली एंजॉय करिए। बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट।